डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग का सिलेबस एंड उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर हम रीजनिंग को पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग को किस तरीके से, कौन सा चैप्टर हम पहले स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कौन सा चैप्टर हम पहले स्टार्ट करेंगे। रैंडमली ऐसे भी कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम आ जाएंगे किस पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। अब देखो बेटा, रीजनिंग में आपके कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं कांस्टेबल में। जैसे पहला दिया गया है नंबर सीरीज, उसके बाद दिया गया है लेटर सीरीज, उसके बाद दिया गया है कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, या इसको बोला जाता है डायरेक्शन टेस्ट भी कभी कभी। ठीक है, उसके बाद ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, सीक्वेंस आउटपुट ट्रेसिंग, असर्शन एंड रीजंस, उसके बाद अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। लेकिन इसमें से जो बच्चों ने पढ़कर रखे होते हैं चैप्टर्स, जैसे नंबर सीरीज बहुत सारे बच्चों ने पढ़कर रखा होता है, लेटर सीरीज, कोडिंग, ब्लड रिलेशन। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है आपके लिए, नया क्या है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। इसी तरीके से क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी तो आपने पढ़ा है असर्शंस एंड रीजन, वो तो अब आते ही है एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी जो फ्रेशर्स है उनके लिए कुछ 3-4 चैप्टर्स, अब जितने भी एसएसबी के एग्जाम्स आ रहे हैं ना, या कंडक्ट करने जा रहा है एसएसबी, आप देख लेना जो भी एसएससी का पैटर्न रहता है, जो एसएससी में सिलेबस होता है, ऑलमोस्ट वही सिलेबस अब यही कॉपी पेस्ट होता है। क्योंकि अगर आप 2-3 साल पहले जाओगे ना, तो रीजनिंग में आपको यूजुअली मिलता था सिलॉगिज्म, लेकिन अब अगर आप देख रहे हो ना, अब का जो सिलेबस आ रहा है, अब आपको यूजुअली मिलेगा क्या, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। और बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और सिलॉगिज्म एक जैसा है, नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, सिलॉगिज्म क्या है, वो इनलॉजिकल है। सिलॉगिज्म में अगर मैं बोलूंगा ये डोर, फॉर एग्जाम्पल ये डोर पेन है, तो आपको माननी है वो बात। सिलॉगिज्म आपको यही सिखाएगा। इनलॉजिकल कुछ भी, वो कभी टेबल को बोलेगा मार्कर है, मार्कर को बोलेगा फॉर एग्जाम्पल बल्ब है, बल्ब को बोलेगा कभी मोबाइल फोन है, तो ये सिलॉगिज्म है। लेकिन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन लॉजिकल रीजनिंग में आता है। असल में ये जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ये भी इसी का चैप्टर है, लॉजिकल रीजनिंग का ही। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ने हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पढ़ने होते हैं, या फिर जो इन्होंने ऊपर दिया है ऑलरेडी स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, ये आपको पढ़ने होते हैं। तो ऑलमोस्ट जो इसमें सिलेबस दिया गया है, बस 2-3 चैप्टर्स ऐड हो गए हैं जो जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है एसएसबी के लिए, तो उनके लिए भी ये कुछ 2-3 चैप्टर्स नए हैं। लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग स्कोरिंग रहता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँगा इंग्लिश और रीजनिंग, एक तरफ आप रीजनिंग को रखो जो आपको स्कोर दिलवाएगा, एक तरफ आप इंग्लिश को रखो जो आपका स्कोर कम करवाएगा। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा समझा है इंग्लिश इजी है और रीजनिंग फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, आप उल्टा सोच रहे हो, ये जो इंग्लिश आपको लग रहा है इजी, यही असल में बच्चों को गिराता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है ना, वो इंग्लिश रोल प्ले करेगा। बाकी आपका रीजनिंग और कंप्यूटर, ये आपके 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं बेटा जो स्कोरिंग रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रीजनिंग में हमारा स्टार्ट क्या होगा। रीजनिंग में सबसे पहले आपकी मर्जी है, चाहे आप लॉजिकल को स्टार्ट करो, चाहे आप इनलॉजिकल को करो, चाहे आप वर्बल रीजनिंग को स्टार्ट करो, चाहे आप नॉन वर्बल को करो। इसमें वैसा कोई मतलब दिक्कत होने की बात नहीं है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें स्टार्ट। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लेटर सीरीज स्टार्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने किया है लेटर सीरीज, लेकिन लेटर सीरीज के बाद जरूरी है कि आपको किस पे आना है, कोडिंग एंड डिकोडिंग को। ठीक है, देखो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपका अप्रोच क्या होगा, आप किस तरीके से सिलेबस को स्टार्ट करोगे, उसके बाद डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट्स पे कि उनका अप्रोच क्या रहेगा। ठीक है, अब एज पर माय एक्सपीरियंस मैं आपको वही यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो लेटर सीरीज के बाद जरूरी मेरे लिए, मतलब मेरे हिसाब से आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लेटर सीरीज में आपका कंसेप्ट यूज हो रहा है ना, जो कंसेप्ट आप लेटर सीरीज में पढ़ोगे वही आप कहां पे पढ़ोगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी। तो ये 2 चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है,
और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो नंबर सीरीज है ना, इसको आप लास्ट में पढ़ो। जब आपकी पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो नंबर सीरीज को आप लास्ट में ही पढ़ो। अगर आपने पहले ही नंबर सिस्टम को नंबर सीरीज को स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम डिफरेंट है, नंबर सीरीज डिफरेंट है। अगर आपने फॉर एग्जांपल पहले ही स्टार्ट किया नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज आपको इस तरीके से फंसाएगा और आपको वहीं पे डर लगेगा इस रीजनिंग से, और आप उस वहीं पे डिमोटिवेटेड हो जाओगे और आप पढ़ना ही छोड़ दोगे। और बहुत सारे बच्चे यही करते हैं। वो क्या काम करते हैं सबसे पहले, और वो सिलेबस के हिसाब से जाते हैं। नंबर सीरीज है तो पढ़ा नंबर सीरीज, लेटर सीरीज है तो पढ़ा लेटर सीरीज। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ये वाला जो चैप्टर है ना, इसको जब आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इस नंबर सीरीज को पढ़ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इन दो की आप कॉम्बिनेशन कर लो, लेटर सीरीज एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग की। उसके बाद आपकी मर्जी रहेगी, चाहे आप डायरेक्शन सेंस पढ़ो, ब्लड रिलेशन पढ़ो, आपकी मर्जी। लेकिन ये जो पहले 4-5 चैप्टर्स दिए गए हैं ना, इनको हम बोलते हैं वर्बल रीजनिंग। देखो, रीजनिंग के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रहता है आपका वर्बल, एक है आपका क्या, वर्बल रीजनिंग, और एक होता है हमारे पास नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। एक होता है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, और एक होता है हमारे पास इन लॉजिकल रीजनिंग। ये कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स है इसमें रीजनिंग में, ठीक है। ये जो पहले 4-5 चैप्टर्स दिए गए हैं ना, इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग है ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट है ना, सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये सारा कुछ किस में आ जाएगा, वर्बल रीजनिंग में। वर्बल रीजनिंग जैसे नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन है, सिलोगिज्म है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, वो सारा, या डाइस नहीं। सो ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बोले हैं, ये किस में आते हैं बेटा, ये वर्बल रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन वर्बल क्या है, यूजुअली आपको फिगर्स के शेप में ये मिलेंगे। जैसे अगर आप देखोगे क्यूब एंड डाइस, ठीक है, ये आपका नॉन वर्बल है। या इन्होंने यहाँ पे एक दिया है सीक्वेंस आउटपुट ट्रेसिंग, तो ये किसका चैप्टर है असल में, ये नॉन वर्बल का है, ठीक है। ये जो चैप्टर है सीक्वेंस आउटपुट ट्रेसिंग, ये नॉन वर्बल का है। या फिर आपको एनालॉगी भी फिगर्स में मिलती है। एनालॉगी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉक्स रखूंगा 1 5 7 फॉर एग्जांपल 10, उसके बाद यहाँ से मैं आपको बोलूंगा कि इसमें 7 3 2 बताओ इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, ये नॉन वर्बल में आ जाएगा, जो भी आपको फिगर्स में दिखता है। इसी तरीके से वाटर इमेज है आपका, मिरर इमेज है आपका, ठीक है बेटा। तो वो सारे किस में आ जाते हैं, वो नॉन वर्बल में आ जाते हैं। क्लियर। अच्छा, क्लॉक एंड कैलेंडर आपका वर्बल में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये एक चैप्टर खुद किस में आ जाएगा, ये लॉजिकल रीजनिंग में आता है, ठीक है। और इन्होंने आपको यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग दिया है ना, इसका मतलब ये एक चैप्टर नहीं है, इसमें और 4-5 चैप्टर्स बैठे हैं, ठीक। तो लॉजिकल रीजनिंग को हम एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आपका मेंटल रीजनिंग है। उसके बाद सीक्वेंस मैंने बोला, असर्शन एंड रीजंस, ये भी आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन असल में होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसमें आप पढ़ते हो वी बॉड मास, ठीक है, जिसमें आप वी बॉड मास पढ़ते हो। अब इन्होंने देखो वर्डिंग चेंज की है, चाहे आप अर्थमेटिकल ऑपरेशन बोलो, चाहे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलो, बात एक ही है। तो इनमें आप क्या पढ़ते हो, वी बॉड मास, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रीजनिंग का जो भी सिलेबस है बहुत इजी दिया गया है, तो ये समझ आया होगा कि हमें किस तरीके से और कौन सा चैप्टर किस सब्जेक्ट में आता है। लेकिन अब अगर आप शिफ्ट हो जाओगे किसमें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देखो मैं बोल रहा हूं कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को उसी से डर लगता है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ही स्टूडेंट्स को डर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ चैप्टर्स है, जैसे पहला चैप्टर आता है इसमें नंबर सिस्टम, उसके बाद आता है एवरेज, उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क, उसके बाद आता है परसेंटेज, उसके बाद आता है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद आता है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम।
स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और आपका आता है इसमें एवरेज हो गया, और प्रोबेबिलिटी भी, शायद इस कॉन्स्टेबल में आपको प्रोबेबिलिटी भी दिया गया है ना। उसके बाद और ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं, वो एडवांस है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अगर दिया है, ट्राइगोनोमेट्री, तो वो आपका एडवांस में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल दिया गया है मेंसुरेशन, वो भी इसी साइड आ जाएगा। एप्लीकेशंस अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो वो भी इसी तरह, ज्योमेट्री अगर दी है तो वो भी इसी तरफ हम रखेंगे, ठीक है। सिंपलीफिकेशन को हम यहाँ पे रखेंगे, सिंपलीफिकेशन, या सर्ड्स एंड इंडाइसिस, इंडाइसिस। उसके बाद SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, और डेसिमल फ्रैक्शन, अलजबरा को हम इस तरफ रखेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग वो ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है बेटा। अर्थमेटिकल ऑपरेशन, हाँ, अगर वहां पे क्या दिया है मैं हाँ, वो तो सेम है, एक ही बात है। और कुछ दिया इसमें इसके बगैर? प्रॉफिट एंड लॉस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस। और कोई चैप्टर? बस इतना दिया है। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बेटा बताया है कि आपकी मर्जी है, रीजनिंग में आप चाहे अभी अगर आप ब्लड रिलेशन ही स्टार्ट करना चाहोगे तो कर सकते हो, आप डायरेक्शन टेस्ट को स्टार्ट करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको चॉइस मिलती है, आप किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादातर इसमें कोई भी चैप्टर किसी के साथ लिंक्ड नहीं होता है, लेकिन जब आप क्वांट में आते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हो, यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इसी तरीके से सिलेबस फ्रेम हुआ है तो बच्चे क्या करेंगे काम? बच्चे सबसे पहले देखा नंबर सिस्टम तो इसको स्टार्ट किया, ये कंप्लीट हुआ, देखा दूसरा चैप्टर तो एवरेज तो किया इसी को स्टार्ट। लेकिन असल में ये इस तरीके से इसका अप्रोच ये सही नहीं है। इस असल में आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो रहता है, सबसे पहले आपको किसको स्टार्ट करना है? नंबर सिस्टम को। और जरूरी भी है नंबर सिस्टम, क्यों? आपको नंबर्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आप इसमें पढ़ते हो ये डेसिमल, जो इन्होंने यहाँ से अलग से एक चैप्टर दिया है ना, ये असल में नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। आप इसमें पढ़ते हो सिंपलीफिकेशन को भी, LCM HCF, वो सारा कुछ आप इसी में पढ़ते हो। तो चाहे सिलेबस में दिया है या नहीं भी दिया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सिलेबस में दिया है नंबर सिस्टम या नहीं भी दिया है, फिर भी आपको पढ़ना है इसको। क्यों? क्योंकि आपको ये सिखाता है प्लस माइनस, डिवीजन, इक्वालिटी अगर बीच में है तो किस तरीके से आप मल्टीपल करोगे, किस तरीके से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? डेसिमल। तो मैं नंबरिंग करूंगा, पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद आपको डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ना है, और उसके बाद आपको ये सिंपलीफिकेशन पढ़ना है। तो ये 3 चैप्टर जरूरी है एक साथ पढ़ना। सबसे पहले नंबर सिस्टम को स्टार्ट करो, फिर आप स्टार्ट करो डेसिमल फ्रैक्शन को, डेसिमल फ्रैक्शन को स्टार्ट करो, और उसके बाद आप स्टार्ट करो किसको? सिंपलीफिकेशन को, सिंपलीफिकेशन। अब इन्होंने अलग से यहाँ पे LCM HCF नहीं दिया है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको मिलेगा, सेपरेटली मिलेगा LCM एंड HCF, लेकिन बेटा आपको रेडी रहना है, ठीक है। सिंपलीफिकेशन का मतलब यह है कि आपको हर एक चीज की सिंपलीफिकेशन आनी चाहिए, चाहे वो LCM हो चाहे वो HCF हो, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स आपको एक साथ पढ़ने हैं, और स्टार्ट भी यही से करना है। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को यही से स्टार्ट करना है, ठीक है। और जब आपके ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आना है आपको परसेंटेज पे। किस पे आना है? परसेंटेज पे। परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। और मैंने बहुत बार ये एक बात बोली होगी कि ये जो परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन है ना, ये हमारा चैप्टर नहीं है, ये असल में कंसेप्ट है, ठीक है। ये जो 2 इन्होंने चैप्टर्स दिए हैं ना, मेरे हिसाब से ये क्या है? ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर ये 2 चैप्टर्स आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं कि एट टाइम्स परसेंटेज में हम 1 महीना भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपके ये 2 चैप्टर्स क्लियर हो गए ना, तो इनके साथ साथ ही आपका SI कंप्लीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा, आपका
एवरेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन और परसेंटेज को, ये दो को अगर आपने अच्छे से किया है ना, 50% ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है बेटा वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स है। इनको जितना आप टाइम ज्यादा दोगे ना उतना फिर कम टाइम लग जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो ये एवरेज है इसमें कम टाइम लगेगा अगर आपने इनको अच्छे से किया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम निकल जाता है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका सीआई एंड एसआई निकल जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से पहली स्टार्ट आप यहां से करोगे, उसके बाद आ जाओगे परसेंटेज पे, ये पहला काम करोगे आप, उसके बाद दूसरा काम आप ये करोगे। जब आपके ये सारा हो जाएगा उसके बाद आपकी मर्जी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो स्टार्ट करना है करो, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री मैथ है आपका, लेकिन ये जो दिया गया ना ये कुछ 3-4 चैप्टर्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये आपका एडवांस मैथ है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट तो बिल्कुल भी आप नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहले एक मतलब आपको एक मोटिवेशन भी मिलनी चाहिए। जब आपको कुछ आएगा ना तो आपको मज़ा आएगा उसके बाद पढ़ने में। जब पहले ही आप किसी चीज़ में फंस जाओगे ना तो आप डिमोटिवेट वहीं पे हो जाओगे। तो पहले एक माहौल बनाना है पढ़ाई का, पढ़ने का, बहुत इजी चीज़ें जो है ना इसमें वही पढ़ने हैं आपको, ठीक है। खुद को नहीं फंसाना है, ठीक है। टाइम है हमारे पास 5-6 महीने है तो ये हो जाएगा, लेकिन 2-3 बातें हैं। एक, आपको रेगुलर होना है क्लासेस में और उसके साथ साथ कंसिस्टेंट होना है, और जो आपको टीचर्स बोलेंगे यहाँ पे करने के लिए वो आपको करना है, ठीक है बेटा, ठीक। तो उसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद हमें जो रिमेनिंग सिलेबस है ना उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, ठीक। हाँ, एट टाइम मैंने बोला आपको मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, एलिमेंट्री मैथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट की बात है हम आ जाएंगे इस एडवांस मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, जियोमेट्री एंड अलजेब्रा पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन किया आपके साथ तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके लिए भी। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, खासकर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रीजनिंग में ज्यादा मसला नहीं है आपका, ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले आपका कंसेप्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, उसके बाद आपके पीवाईक्यूज होने चाहिए, वही जो एसएसबी में आए हैं। जो एसएसबी में पीवाईक्यूज आए हैं सबसे पहले आप वो करोगे, उसके बाद आप देखोगे एसएससी में या फिर जो भी बाकी रिमेनिंग एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस आप कर लोगे। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद आ जाएंगे हम किस पे? मॉक टेस्ट पे। और मॉक टेस्ट किस तरीके से होगा वो आपका चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। पहले चैप्टर वाइज होगा, उसके बाद आपका पूरा क्वांट का मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा।